हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग हाइड्रेशन इंथैल्पी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको आप हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रेशन पोटेंशियल भी कह सकते हो। तो सबसे पहले हमको समझना है कि हाइड्रेशन एनर्जी है क्या। तो जब किसी भी गैसियस कैटायन या एनायन को हम लोग वाटर में ऐड कर देते हैं, तो वाटर में ऐड करने के बाद जो गैसियस कैटायन या एनायन होता है वो एक्वस एनायन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम हाइड्रेटेड कैटायन या एनायन बोल देते हैं। तो ऐसा होने के बाद यहाँ पे बहुत सारा एनर्जी रिलीज़ हो जाता है और उसी एनर्जी को हम बोल देते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। तो अगर हाइड्रेशन एनर्जी को डिफ़ाइन करना होगा तो आप डिफ़ाइन कर सकते हो, इट इज़ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन gaseous cation and anions after addition in water converted into hydrated cation or anion। तो यहाँ पे मैंने कैटायन के लिए रिएक्शन लिखा है, इसी रिएक्शन को आप एनायन के लिए भी लिख सकते हो। जैसे X माइनस गैसियस वाटर के अंदर ऐड होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा X माइनस एक्वस, और यहाँ पे भी हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज़ होती हुई आपको दिख जाएगी। तो हाइड्रेशन एनर्जी के लिए यहाँ पे कंपलसरी है कि जो सॉल्वेंट है आपका वाटर होना चाहिए। अगर आप वाटर की जगह कोई दूसरा सॉल्वेंट यूज कर लेते हो तो रिएक्शन तो सेम रहेगा, लेकिन प्रोसेस चेंज हो जाता है। तो जब आप किसी भी कैटायन या एनायन को, जो कि गैसियस स्टेट में होगा, उसको किसी भी सॉल्वेंट में ऐड कर दोगे तो यहाँ पे जो कैटायन या एनायन मिलेगा वो सॉल्वेटेड होगा, और साथ में यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसको हम बोल देते हैं सॉल्वेशन एनर्जी, और इस प्रोसेस को हम कह देते हैं सॉल्वेशन। मीन्स सॉल्वेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ एनी गैसियस कैटायन और एनायन इनटू द सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सॉल्वेटेड कैटायन और एनायन। तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है, जिसको आप हाइड्रेशन एनर्जी कह रहे हो, इसी को हम थर्मोडायनेमिक्स में हीट ऑफ हाइड्रेशन भी कहते हैं। तो दिस वन इज़ द हीट ऑफ हाइड्रेशन, और इस प्रोसेस के थ्रू एनर्जी रिलीज़ हो रही है, इसलिए आप बोल सकते हो कि जो हाइड्रेशन या फिर सॉल्वेशन प्रोसेस है वो हमेशा एक्सोथर्मिक नेचर का होता है। ठीक है, इस टॉपिक में हमको डिस्कस करना है हाइड्रेशन इंथैल्पी को इफ़ेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं। तो चलिए फैक्टर पे चलते हैं। तो इसके फैक्टर में सबसे पहला जो फैक्टर है वो है आयनिक पोटेंशियल। आयनिक पोटेंशियल क्या होता है? आयनिक पोटेंशियल फाई इक्वल टू चार्ज ऑन द आयन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द आयन। मीन्स आयनिक पोटेंशियल इज़ द रेशियो ऑफ चार्ज एंड रेडियस ऑफ द आयन। अब यहाँ पे आयनिक पोटेंशियल अगर ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन में हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा रहेगी। मीन्स इसका डायरेक्ट रिलेशन है हाइड्रेशन एनर्जी के साथ। तो कहीं पे भी आपको कुछ भी दे दिया जाए आयन और उसका हाइड्रेशन एनर्जी आपको कंपेयर करना होगा, तो आप उसका चार्ज चेक कर लो या फिर उसका रेडियस चेक कर लो। मीन्स इनडायरेक्टली आप आयनिक पोटेंशियल चेक कर लो, जिसका ज़्यादा दिखेगा उसका आपको ज़्यादा बोलना पड़ेगा। तो अगर हम इसी दोनों फैक्टर्स को अलग अलग डिसोसिएट कर देंगे तो सबसे पहले है चार्ज। तो चार्ज जब आप बढ़ाओगे तो उस कंडीशन में हाइड्रेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? ये इंक्रीज़ हो जानी चाहिए, क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशन फाई के साथ है और फाई का डायरेक्ट रिलेशन इसके साथ है। दूसरा, अगर हम इसकी साइज पे आ जाएं तो साइज ऑफ आयन, अगर साइज ऑफ आयन बढ़ाओगे तो जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो कम हो जाएगी। तो हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो चलिए इस पे कुछ हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं।
अगर आपके पास सोडियम प्लस, मैग्नीशियम 2+ और एल्युमिनियम 3+ रहे और आपसे पूछा जाए हाइड्रेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, तो आपको सीधे यहाँ पे चार्ज देखना है, क्योंकि सभी एक ही पीरियड से हैं इसलिए साइज लगभग एक जैसी होगी, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम, मीन्स ये हो जाएगा ऑर्डर। सेम ऐसे अगर आपको दे दिया जाए F-, Cl- एंड Br-, तो इन तीनों में अब सबका चार्ज सेम है तो आपको साइज पे जाना पड़ेगा, और साइज सबसे ज़्यादा छोटी फ्लोरीन की है इसलिए इसका हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, तो ये हो जाएगा ऑर्डर। ठीक। अब अगर हम यहाँ पे आपको लिथियम प्लस, सोडियम प्लस और पोटेशियम प्लस दे दें, तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है सबका चार्ज बराबर है, साइज का डिफरेंस है। तो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो साइज़ बड़ी होती है, तो इसकी साइज़ बड़ी होगी, तो जो हाइड्रेशन एनर्जी होगा वो लिथियम का ज़्यादा होगा सोडियम से, और सोडियम का ज़्यादा होगा पोटेशियम से। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑर्डर बता सकते हो। तो जो सेकेंड फैक्टर है वो है डाइपोल मोमेंट ऑफ द सॉल्वेंट, मीन्स जिस सॉल्वेंट में हम आयन को ऐड कर रहे हैं उस सॉल्वेंट का डाइपोल मोमेंट कैसा है। अगर डाइपोल मोमेंट ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा रहेगी। जैसे अगर हम H2O और H2S को यूज करें एज अ सॉल्वेंट और उसमें हमने किसी आयन को ऐड कर दिया है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फ़र के कंपेयर में ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, इसलिए लिथियम वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होगा एज़ कंपेयर विद द हाइड्रोजन सल्फाइड। तो तीसरा फैक्टर पोलैरिटी या बॉन्ड है सॉल्ट के अंदर, मीन्स अगर किसी सॉल्ट को हम वाटर में या किसी दूसरे सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो हाइड्रेशन एनर्जी के लिए सॉल्ट के अंदर पोलैरिटी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ये ज़्यादा पोलर होगा तो उसका हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा। जैसे अगर हमारे पास LiCl और LiBr रहे, तो यहाँ पे कैटायन हमारा सेम है। अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर क्लोरीन और ब्रोमीन का चेक करें तो क्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मीन्स यहाँ पे पोलैरिटी ज़्यादा होगी, इसलिए इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। दूसरा, अगर हम NaCl और NaBr को चेक करें तो यहाँ पे भी NaCl का ज़्यादा हो जाएगा। सेम ऐसे ही अगर हम KCl और KBr का चेक करें तो यहाँ पे KCl का ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से पोलैरिटी या बॉन्ड भी हाइड्रेशन एनर्जी को इफ़ेक्ट करता है। तो ये तो हो गया हाइड्रेशन एनर्जी और उसके फैक्टर। अब हमको डिस्कस करना है हाइड्रेशन एनर्जी के एप्लीकेशन को, मीन्स हाइड्रेशन एंथैल्पी हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसका एप्लीकेशन क्या है। तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं वो एप्लीकेशन पे ही बेस्ड होते हैं। तो चलिए एप्लीकेशन पे चलते हैं। तो पहला एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। हाइड्रेशन एनर्जी को देख के आप बता देते हो कि कोई भी जो सॉल्ट होगा या आयन होगा वाटर के अंदर ऐड करने के बाद वो कंडक्टिविटी ज़्यादा शो करेगा या फिर कम। मीन्स अगर हम लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस, सीजियम प्लस इनकी बात करें तो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप आते हो साइज इंक्रीज़ होती है, और साइज इंक्रीज़ होगी तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। यानी सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी शो करेगा लिथियम, और हाइड्रेशन एनर्जी शो करने का मतलब होता है टेंडेंसी टू बाइंड विद वाटर। मीन्स कितना ज़्यादा वो वाटर के साथ बाइंड होगा, जितना ज़्यादा वाटर के साथ बाइंड होगा हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ही ज़्यादा रहेगी। तो लिथियम के हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है, मतलब डिग्री ऑफ बाइंडिंग विद वाटर इज़ मोर फॉर द लिथियम। तो लिथियम वाटर के साथ जब ज़्यादा बाइंड हो जाता है तो इसकी साइज बड़ी हो जाती है। जिसका डिग्री ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगा वो वाटर के ज़्यादा मॉलिक्यूल के साथ बाइंड हो जाता है, इसलिए उसकी साइज बड़ी हो जाती है, और वाटर में उसकी जो मोबिलिटी होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि आसानी से वाटर में मूव नहीं कर पाता। और जब मोबिलिटी डिक्रीज़ होगी तो कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। मीन्स हाइड्रेशन एनर्जी का कंडक्टिविटी के साथ उल्टा रिलेशन है। तो हाइड्रेशन एनर्जी जिसकी ज़्यादा होगी
उसकी कंडक्टिविटी कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है एक बार फिर समझ लीजिए। जब हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो आयन ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होता है, और वाटर के ज़्यादा बाइंड होने की वजह से वो आसानी से वाटर के अंदर मूव नहीं कर पाता और कंडक्टिविटी लेस शो करता है। दूसरा इसका एप्लीकेशन है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट का। मीन्स जो हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा शो करेगा वो आसानी से क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होके हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाता है। मीन्स अगर हम LiCl और NaCl, KCl, CSCl की बात करें तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप आओगे वैसे वैसे आपने बता दिया हाइड्रेशन एनर्जी कम होती है। मीन्स वाटर के साथ बाइंड होने की टेंडेंसी कम होती है। तो सबसे ज़्यादा वाटर के साथ बाइंड होने की टेंडेंसी शो करेगा लिथियम क्लोराइड, इसलिए ये वाटर के साथ बाइंड हो जाएगा आसानी से और ये बना लेगा हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो अगर इन सब में आपको बताना हो कि सबसे ज़्यादा हाइड्रेटेड सॉल्ट कौन बनाएगा तो आप बोलोगे लिथियम। इन चार में सबसे कम कौन बनाएगा, CSCl। तो इस तरीके से कौन हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाएगा कौन नहीं बनाएगा आपको आसानी से पता चल जाता है। जैसे अगर हम यहाँ बता दें कि BeSO4 और MgSO4 में कौन हाइड्रेटेड सॉल्ट ज़्यादा बनाएगा, तो आप सीधे देखोगे इसकी साइज़ छोटी है मतलब ये हाइड्रेटेड सॉल्ट ज़्यादा बनाएगा, ये कम बनाएगा। नीचे वाले और कम बनाएंगे, इसलिए बेरियम सल्फेट बहुत कम हाइड्रेटेड सॉल्ट बना पाता है। ठीक है। हाइड्रेशन एनर्जी के बेस पे आप किसी भी सॉल्ट की वाटर के अंदर सॉल्बिलिटी बता सकते हो। तो यहाँ पे जो सॉल्बिलिटी किसी सॉल्ट की वाटर के अंदर होती है उसको और भी बहुत सारे फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला फैक्टर है वैल्यू ऑफ डेल्टा जी। आपको पता है डेल्टा जी की वैल्यू जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा सॉल्बिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। दूसरा है रेडियस डिफरेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन। जो कैटायन और एनायन है उनकी साइज में डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए। अगर डिफरेंस ज़्यादा होता है तो सॉल्बिलिटी ज़्यादा होती है। तीसरा है पोलराइजेशन। अगर कैटायन किसी भी सॉल्ट के अंदर प्रेजेंट होगा और वो पोलराइजेशन ज़्यादा करेगा मिस फजान्स रूल के अकॉर्डिंग तो वो वाटर सॉल्युबल ज़्यादा होता है। चौथा है लैटिस एनर्जी। अगला है हाइड्रेशन एनर्जी। सॉल्बिलिटी के लिए हाइड्रेशन एनर्जी का भी ज़्यादा होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये दोनों फैक्टर मिल के एक साथ काम करते हैं। ठीक है। और लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी का जो डिफरेंस है वो डिटरमाइन करेगा कि कोई भी सॉल्ट वाटर सॉल्युबल कितना ज़्यादा या कितना कम होगा। तो यहाँ पे अलग अलग सॉल्ट के लिए इन दोनों के मैग्नीट्यूड का डिफरेंस अलग अलग है। अगर हम सेकेंड ए ग्रुप के मेंबर्स की बात करें तो उनके लिए लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी लगभग एक जैसी होती है। तो इन दोनों के एक जैसे होने की वजह से जो सॉल्बिलिटी होगी उसको आप हाइड्रेशन एनर्जी के बेस पे एक्सप्लेन कर सकते हो। तो यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी के बेस पे आप सेकेंड ए ग्रुप के कार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड और नाइट्रेट की सॉल्बिलिटी को बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। जैसे अगर हम BeCO3, MgCO3, CaCO3 मीन्स हम सेकेंड ए ग्रुप के मेंबर्स की बात कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में आपको मैंने बताया था कि जिसकी साइज़ छोटी होगी वो क्या करेगा, हाइड्रेशन इंथैल्पी ज़्यादा शो करता है। मीन्स वाटर के साथ बाइंड होने की टेंडेंसी ज़्यादा शो करेगा, और जब वाटर के साथ बाइंड होने की टेंडेंसी ज़्यादा शो करेगा तो ज़्यादा सॉल्युबल हो जाएगा। इसलिए सॉल्बिलिटी का ऑर्डर सीधे आपको ये लिखना है, मीन्स डाउन द ग्रुप सॉल्बिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। सेम ऐसे ही आप सल्फेट ले लो।
BeSO4, MgSO4, CaSO4। यहाँ पे भी इसकी साइज छोटी है, डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। सेम ऐसे क्लोराइड ले लो, BeCl2, MgCl2, CaCl2, डाउन द ग्रुप इसकी भी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। नाइट्रेट ले लो तो हम ले लेंगे BeNO3 ट्वाइस, MgNO3 ट्वाइस, CaNO3 ट्वाइस। तो यहाँ पे भी इसकी साइज़ छोटी है, हाइड्रेशन इंथैल्पी ज़्यादा होगा, इसलिए सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप कम हो जाएगी। लेकिन अगर हम आ जाते हैं हाइड्रोक्साइड पे, तो हाइड्रोक्साइड पहले तो सॉल्ट नहीं है, यहाँ पे क्या है, एक ये बेस है। जैसे BeOH ट्वाइस, MgOH ट्वाइस और CaOH ट्वाइस के केस में आ जाएं, तो यहाँ पे जब आपको ऑर्डर बताना होगा सॉल्युबिलिटी का, तो आप रेडियस डिफरेंस देख लेना कैटायन और एनायन का, ठीक है। तो यहाँ पे बेरिलियम छोटी साइज का है और OH भी छोटी साइज का एनायन है। यहाँ पे अब OH छोटी साइज का एनायन है जो कि फिक्स है, यहाँ पे इनकी साइज बड़ी होती जा रही है। तो यहाँ पे एक जो कैटायन है बड़ी साइज का है और हाइड्रोक्साइड छोटी साइज का है, इसलिए वहाँ पे साइज का डिफरेंस ज़्यादा होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर आपको ट्रेंड याद रखना है तो आप याद रखना हाइड्रोक्साइड के केस में हमारा ट्रेंड उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट बता सकते हो। तो हाइड्रेशन एनर्जी के बेस पे किसी भी सॉल्ट की स्टेबिलिटी आप बता सकते हो वाटर के अंदर। जो सॉल्ट वाटर में जितना ईजिली बाइंड होगा वाटर के साथ, मीन्स जितना हाइड्रेशन शो करेगा, वो वाटर में उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। और जो ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होगा या ज़्यादा हाइड्रेशन शो नहीं करेगा, वो उतना ही कम सॉल्युबल रहेगा, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ ले लें कैल्शियम 2+ और कैल्शियम प्लस, मीन्स दो सॉल्ट हमने ले लिया, CaCl2 एंड CaCl, और आपसे पूछ लिया कि इन दोनों सॉल्ट में कौन सा सॉल्ट वाटर में ज़्यादा स्टेबल होगा। तो उस कंडीशन में आप देख रहे हो यहाँ पे कैल्शियम 2+ स्टेट में है, ये कैल्शियम 1+ स्टेट में है। यहाँ पे चार्ज ज़्यादा है, चार्ज जिसमें ज़्यादा होता है उसका हाइड्रेशन ज़्यादा होता है, और जब इसका हाइड्रेशन ज़्यादा होगा मीन्स ये ज़्यादा टेंडेंसी शो करेगा वाटर के साथ बाइंड होने की, मीन्स आसानी से ये वाटर सॉल्युबल हो जाएगा। इन दिस केस hydration energy of calcium 2+ is much more as compared with the hydration enthalpy of the calcium plus. So calcium chloride, in which calcium present in 2+ state, is easily bind with the water and so more hydration as compared with the calcium chloride in which calcium present in +1 state. That's why this one is more hydrated and more stable in water as compared with calcium plus. आपको जानते रहना है कि जो सल्फेट है सिल्वर प्लस का, लेड 2+ का, कैल्शियम 2+ का, स्ट्रांसियम 2+ का और बेरियम 2+ का, ये वाटर सॉल्युबल ज़्यादा नहीं होते, ये मोस्टली इनसॉल्युबल होते हैं। इसके अलावा अगर हम क्लोराइड और आयोडाइड ले लें तो इसमें भी सिल्वर के क्लोराइड और आयोडाइड, इसके अलावा लेड के क्लोराइड और आयोडाइड और मरकरी के क्लोराइड और आयोडाइड वाटर में सॉल्युबल आसानी से नहीं होते, ये मोस्टली इनसॉल्युबल होते हैं। तो बाकी जो ट्रेंड है उसको आप पढ़ते रहिए। इसके बाद हम अगले वीडियो में मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ। अगर आप नए हो और वीडियो देख रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप कमेंट ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका कोई क्वेरी है, आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है, आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो, आपको उस पर वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू।